शशि सर, मैं एक आपसे शुरू करूँ। ये जो आरक्षण का मुद्दा हुआ, एक तरह से जहाँ से शुरुआत हुई और आज अब अपनी ही सरकार के सामने जो है छगन भुजबल खड़े हैं। क्या है आखिर ये पूरा मुद्दा? क्यों अपनी ही सरकार का विरोध करने लग गए उनके मंत्री? नहीं, उसमें एक बड़ा मसला जो है वो मंडल आयोग के समय का ही है कि मंडल के बाद समय से ही ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ कुछ बातें आगे बढ़ी। मराठा आरक्षण का सवाल जो है वो उससे भी पहले का है, लेकिन वो मंडल में मराठा शामिल नहीं थे। मतलब मंडल की जो लिस्ट बनी उसमें मराठा को शामिल नहीं किया क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से वो पिछड़ा साबित नहीं हो पाए। और उसका हिस्टोरिकल और भी अलग रीजन है। पंजाबराव देशमुख के समय से हमको पीछे जाना पड़ेगा 1950s में। अब वहां नहीं जाते, लेकिन हम लोग पोस्ट मंडल फिनोमिना में चले जाते वर्तमान सरकार के कॉन्टेक्स्ट में। मंडल की राजनीति ने छगन भुजबल को एक बड़ा नेता के रूप में, ओबीसी के बड़े नेता के रूप में उभार दिया। जो छगन भुजबल हिंदुत्ववादी राजनीति या शिवसेना की जो एक राजनीतिक स्टाइल होती है उसमें बड़े हुए थे, वो मंडल के मुद्दे पर शिवसेना से बाहर निकलकर शरद पवार जी के पास कांग्रेस में चले गए थे और फिर शरद पवार के साथ ही राष्ट्रवादी में चले गए। अब बीच के अंतराल में माली समाज के नेता होने के नाते भुजबल उनके भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जेल जा चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं और बहुत कुछ सहना बाकी है। मतलब वो केसेस अभी भी पेंडिंग है। अब एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आ गया कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें सारे लोग अभी अपने आप को सफेद कर रहे, धुल रहे, तो उसमें भुजबल जी भी कूद गए। तो अब मंत्री बन गए, तो मंत्री बनने के बाद तो एक प्रोटेक्शन आ गया। अब मराठा आरक्षण के कारण ये हो रहा है कि मराठा समाज को एक अलग से रिजर्वेशन की जो डिमांड थी वो बाजू में होकर कुंभी सर्टिफिकेट देकर ओबीसी के भीतर उनको लेने की बात है। तो उसमें अभी ओबीसीओ के बीच में, ओबीसी समाज के बीच में एक डिस्टर्बेंस आ चुका है। और ओबीसी समाज के भीतर डिस्टर्बेंस आने के कारण ओबीसी आरक्षण पर काम करने वाले तमाम जो संगठन, संस्थाएं और मंच है वो सारे सक्रिय हो गए, क्योंकि वो डर जायज भी है, ऐसा इनवैलिड नहीं है, वो जायज भी है। क्योंकि इतना बड़ा परसेंटेज अगर ओबीसी के इसमें आ जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो पूरा डिस्कोर्स अब तक मराठा आरक्षण को लेकर था कि ओबीसी रिजर्वेशन को धक्का लगाए बिना हम आगे बढ़ेंगे, वो डिस्कोर्स अभी उलट फेर हो चुका है। अच्छा, ओबीसी की सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में जो बनने की कोशिश करे वो भाजपा है, और जिसका नेतृत्व ब्राह्मण है, देवेंद्र फडणवीस है। लगातार देवेंद्र फडणवीस एक बात बार बार बोलते रहे, वो ये है कि हम मराठा को आरक्षण देंगे लेकिन ओबीसी का आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगाएंगे। अभी जब ये एकनाथ शिंदे ने दो उप मुख्यमंत्री के एब्सेंस में, भले वो दावा करे कि उन्होंने कंसल्ट किया है, सब किया है, लेकिन उनके गैर मौजूदगी में मनोज जरांगे के मंच पे चढ़कर मराठा आरक्षण की घोषणा अपने हिसाब से कर दी। और वो एक गलत तरीके का एक जीआर, जिसका भी ऑब्जेक्शंस वगैरह सबमिट करने 16 तारीख तक, वो इशू कर दिया। अब ओबीसीओ को दिक्कत ये है कि आपने सारे मराठा को कुंभी सर्टिफिकेट देने की बात करके ओबीसीओ के बीच में लाने का काम किया है। हमको अभी एक लिमिटेड दायरे में अगर बात करें तो छगन भुजबल जो पहले से संकट में है हर मामले पर, उनको एक मौका मिल गया और ये मौका उन्होंने ठीक से पकड़ा है और एकदम से वो कूद पड़े और एकदम आगे बढ़ चुके और अपने आप को एक ओबीसी नेता के रूप में उन्होंने स्थापित करना शुरू कर दिया। और ये इतना बड़ा मौका उनको मिल गया है कि अभी भाजपा उनको ना मंत्रिमंडल से निकाल सकती है, ना उनको अरेस्ट कर सकती है और ना ही उनको कंट्रोल कर सकती है। अब जब उनको भुजबल साहब को अभी पूछा गया था कल कि भाई अगर सरकार में आप मंत्री हो और सरकार ने ये निकाला अध्यादेश तो फिर आप रिजाइन क्यों नहीं करते, तो उस पर भुजबल का जवाब क्या है? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स का क्या मतलब होता है कि आप सरकार के हिस्सा हो, सरकार एक नोटिफिकेशन निकालता है और उसी सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ आप रस्ते की लड़ाई की बात करते हो, लोगों को उकसाते हो और उस बात पर मुख्यमंत्री पे चुप है और हमारा दोनों डेप्यूटी सीएम भी चुप है। अब भुजबल जी के जो अध्यक्ष है अजित पवार, वो इस मामले पर चुप है बिल्कुल।
तो अजित पवार से भी बड़े नेता भी भुजबल हमारे यहाँ महाराष्ट्र जी में बन चुके जी हैं, ऐसी स्थिति बन गई। तो ये कुल मिलाकर एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन नहीं कहूंगा, लेकिन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म चल रहा है, जहां पर भुजबल अपने आप को सेव भी कर रहे हैं और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ना कोई ओबीसी का हित है, ना मराठा का हित है। सर, इसमें बहुत कहीं एक ये संभावना नहीं दिख रही है, जिस तरीके से विवाद हो रहा है मराठा आरक्षण को लेकर के, सबको पता था कि अगर ये चीजें नहीं होंगी तो हालात कितने खराब हो जाएंगे। सभी को पता था, सारे सियासी दल ये जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। जो छगन भुजबल और जरांगे के बीच में जिस तरीके से अभी युद्ध चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा खेल केवल और केवल उलझाने के लिए ही खेला गया हो? पूरा सबको एक सांत्वना के तौर पे झुनझुना पकड़ा दिया हो कि हाँ भाई, हम आरक्षण दे रहे हैं आपको। उधर ओबीसी को सामने खड़ा कर दिया गया हो कि हाँ भाई, अब तुम आपस में लड़ते रहो, और इस लड़ाई में कुल मिला के ये हो कि भाई जो सियासी दल हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। वो ये बताएँगे कि नहीं, हमने तो दिया हुआ है, अब ये है, तो इस मामले में इस तरीके से रुक रहा है और इस पर भी बहुत जल्दी हल निकाल लिया जाएगा। तो जो शिंदे साहब की सरकार है अभी, उसके सामने भी एक अच्छा मौका आ गया, उनको भई उनका हाँ भी हो गया, और ना वाला तो चल ही रहा है कि भई मंत्री हमारा विरोध कर ही रहा है, तो ओबीसी को भी हम दिखा देंगे कि नहीं-नहीं, अभी तो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, और मराठा को तो हमने कह ही रखा है कि हम आरक्षण दे रहे हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छगन भुजबल और जरांगे के बीच में जो चीज़ें दिख रही है, वो सारा पूरी तरीके से वो सियासी खेल ही हो, और वो एक तरीके से सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही हो? बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। ये एक झुंझुना उन्होंने दे दिया है। सवाल तो गंभीर है, इसलिए समाज की प्रतिक्रिया आई, समाज से रिस्पॉन्स आया, और वो लाखों की तादाद में आया। और जो ओबीसी समाज के भीतर की जो अस्वस्थता है, वो भी गंभीर गंभीर बात है। तो दो स्तर पर बातें चीजें चल रही है। एक, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितने भी राजनीतिक दल और राजनीतिक शख्सियत है, वो अपने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं इस बहाने से, है ना? मोदी जी का जो शब्द है, आपदा में अवसर, तो ये सारे लोग आपदा में अवसर ढूंढते रहते हैं, और अवसर नहीं मिले तो आपदा पैदा कर देते हैं। तो ये आपदा पैदा की गई है दरअसल, क्योंकि इनको समाज के सवालों को एड्रेस नहीं करना है। इसलिए आप देखिए, छगन भुजबल आपके कैबिनेट का हिस्सा है, ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, है ना? कैबिनेट मिनिस्टर वर्तमान सरकार के खिलाफ में, उसके अपने नोटिफिकेशन के खिलाफ में बात करता है, और सरकार के भीतर का कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। इसका क्या मतलब होता है? जरांगे पाटिल के आंदोलन को पॉलिटिकली एड्रेस किया सीएम ने, जैसे वो मराठा नेता होने के नाते, एकनाथ शिंदे मराठा है, ठीक है, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है पहले, तो मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए व्यक्ति को एक मराठा जाति का प्रतिनिधि के रूप में बात नहीं करनी चाहिए। उनको वो स्पेस नहीं मिलता, उनको वो अधिकार नहीं मिलता। जिस दिन वो सीएम पद छोड़ देंगे, उस दिन उनको फिर वो कर सकते हो राजनीति, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वैसी वो बात नहीं कर सकते। तो जरांगे पाटिल का नवी मुंबई में जहां पर उन्होंने वो मीटिंग करा, उस मीटिंग में उनका जो भाषण था वो ऐसा था जैसे कि मराठा का भी एक, मराठा समाज को एक बड़ा नेता मिल गया है, जरांगे से भी बड़ा नेता मिल गया, वो है एकनाथ शिंदे देने वाला। तो जो चोरी डकैती करके भाग करके सरकार जैसे तैसे बनाई है, खोखा वोखा लेके देके, तो वो अभी उसको लेजिटिमाइज करने के लिए मराठा वाला आरक्षण को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये राजनीति उस सर, स्तर एक पर चीज़, चल, सॉरी। हाँ, जैसे सर मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये जो स्थिति है, वो लोगों को समझ में आ रही है, बिल्कुल, उसकी कुछ चर्चा है? और बिल्कुल अगर आ रही चर्चा है, है, तो क्या बिल्कुल, उससे सियासी तौर पर एक बवाल नहीं पैदा हो रहा है? बिल्कुल आ रही है। इसलिए मैंने कहा दो स्तर पर है। एक राजनीतिक स्तर का ये बात हो गया, लेकिन समाज के भीतर के सवाल बहुत गंभीर है। मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, या देश भर में जितने भी कृषि संबंधित जातियों के आरक्षण के सवाल अभी आए हुए, पटेल आंदोलन हमने देख लिया, जाट समाज का हमने देख लिया, गुज्जर का हमने बीच बीच में पिछली बार देख लिया था। ये सारे आंदोलनों का जो विषय है, उसमें हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि समाज के भीतर एक बहुत बड़ी अस्वस्थता है, और वो अस्वस्थता कृषि संकट से जुड़ी हुई है। मराठा आरक्षण का मामला गंभीर कब बना, कब से बना? 90s के बाद बना है। जैसे जैसे कृषि संकट बढ़ते गया है, वैसे वैसे इन आरक्षण के माध्यम से अपने आप अपना एक रास्ता ढूंढने की कोशिश होने लगी। क्यों? क्योंकि कृषि संकट है। ओबीसी के बीच में अस्वस्थता क्यों है अभी? क्योंकि मंडल के समय का जो आरक्षण का जो दायरा था, वो दायरा अभी सिकुड़ गया, जिसका जिक्र युवराज ने अभी किया था कि आपने जब प्राइवेटाइजेशन इतना सारा कर दिया है,
तो ऑलरेडी स्पेस कम हो गई है, तो रोजगार के अवसर कम हो गए, रोजी रोटी के आपके जितने भी जरिए थे वो बर्बाद हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में समाज जाए तो कहाँ जाए? तो वर्तमान व्यवस्था के भीतर आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन जाता है कि जिसके तहत हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और समाज को लगता है कि भाई ठीक है, हमारे अपने कुछ पढ़े लिखे बच्चे जो है वो आगे आ सकते हैं और उस बहाने से उनको कुछ रोजी रोटी के अवसर मिल सकते हैं। एक नंबर 2, मराठा समाज का स्पेसिफिक इश्यू है ना। मराठा समाज जो है, मराठा कुणबी, ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत इंटरलिंक आइडेंटिटी है। अब युवराज भी मेरे से सहमत हो जाएंगे, हमने देखा है कि 2-3 पीढ़ी के पहले जब जमीन हमारे नाम पर नहीं थी तो ये सारे लोग कुणबी थे। लगभग सारे खेती करने वाली जातियों को कुणबी के रूप में देखा जाता था। महात्मा फुले भी छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन कुड़वाड़ी भूषण करते। तो कुड़वाड़ी भूषण का मतलब ही हो जाता है कि वो कुणबी, और कुंबा जो होता है, कुणबी जो होता है, वो बेसिकली खेती से संबंधित है। तो कृषि से संबंधित अन्य ओबीसी जातियों को आरक्षण मंडल के बहाने मिल गया, क्योंकि उत्पादक जाति के संबंध में आ जाता है वो, और मराठा समाज उस फ्रेम में नहीं आ पाया, है ना। अगर नहीं आ पाया तो फिर अब उनके जब प्रॉब्लम्स आ गए तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम उनमें उसमें आना चाहिए। अब हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि आप आरक्षण दे नहीं सकते और पॉलिटिकली आप उसको भुनाते जा रहे हो। अब भुनाने की वजह से ये चक्कर में ये हो गया है कि आपको एक झुंझुना तो जरूर दे दिया, लेकिन आपको बता देता हूँ राम प्रकाश जी, महाराष्ट्र की राजनीति में ये झुंझुना अभी ये सारे राजनीतिक दलों पे बूमरैंग होने जा रहा है। ओबीसीओ के बीच का जो असर है ना, वो अभी इनके खिलाफ जा रहा है। हो सकता है कि इस पूरे जो एक चर्निंग होगा, इस चर्निंग में से जैसे मराठों में से एक जरांगे पाटिल खड़ा हो गया, अपनी जमीन बेच के लड़ता हुआ आगे बढ़ा हुआ वो व्यक्ति है, वो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, जो मराठा राजनेताओं का होता है ना। तो उसी तरह से ओबीसी में से भी नया नेतृत्व, कई सारे नए नेतृत्व आने वाले दिनों में खड़े हो जाएंगे और ये जो दुकानदारी है वो बंद होने वाली। तो जो दुकानदार है उनको मालूम है कि अपनी दुकानदारी बंद होने वाली है, इसलिए वो ये छटपटाट चल रही है कि कैसे भी करके इसको मैनेज करो। तो ये मिली भगत उस हिसाब से चल रही है। तो महाराष्ट्र के आम जनता, जिसमें आप बोलिए धनगर वर्सेस आदिवासी करने की कोशिश की, धनगर आदिवासी हुआ नहीं, ठीक है। धनगर अपनी जगह पे प्रॉब्लम लेके खड़े, आदिवासी अपनी जगह पे है। मराठा वर्सेस ओबीसी करने की कोशिश की, हुआ नहीं। मराठाओं का ये जो मोर्चा निकला, ये जो रैली निकली मुंबई तक, उसमें ओबीसी समाज, सामान्य ओबीसी समाज के लोगों ने मदद की है। तो ऊपर की राजनीति अलग चल रही है और समाज के भीतर का चर्निंग बहुत अलग स्तर पर चल रहा है। तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का जो बहुजन समाज है, इंक्लूडिंग मराठा, एक गोलबंद होने जा रहा है। अगर वो बुनियादी मुद्दे पे गोलबंद हो जाता है तो आगे बढ़ जाएगा। आखिरी बात, राम मंदिर वाला मुद्दा हमारे यहाँ ज्यादा चलेगा नहीं। 22 तारीख हो गया और आप देखिए हवा बदल गई पूरी।